तीसरा कौन सा लिया? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं। हमने 3 प्रकार के वैद्युत अपघट्य लिए, ठीक है ना? भिन्न-भिन्न। ये फैराडे के द्वितीय नियम में है ना? ये क्या कहता है कि विभिन्न प्रकार के क्या है वैद्युत अपघट्य पदार्थ हैं, उनमें क्या कर रहे हैं? देखो विभिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य को पदार्थ क्या लिया हमने? एक उसमें लिया AgNO3, दूसरे उसमें लिया कॉपर सल्फेट और तीसरे में लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है ना? इसको परिभाषा के अनुसार। और इसमें क्या-क्या उन्होंने समान विद्युत धारा प्रवाहित की। समान विद्युत धारा देखो, इसने विद्युत धारा को यहाँ जोड़ा, फिर ये विद्युत धारा इसमें से आगे बढ़ी होगी, है ना? ये विद्युत धारा कहाँ गई होगी? आगे गई होगी। फिर ये आगे इसी में, तो समान विद्युत धारा। एक तो उन्होंने क्या किया? जो विभिन्न प्रकार के वैद्युत अपघट्य थे, उनमें समान वैद्युत धारा प्रवाहित की। और दूसरा क्या काम किया? समान समय तक प्रवाहित करने पर। समय भी क्या था? समान समय था। समान भी क्या है? यहाँ पर देखोगे तो समान समय तक उन्होंने प्रवाहित किया। यानी कि समय भी क्या था? समान ही था। समान विद्युत धारा को समान समय तक प्रवाहित करने पर, ठीक है ना? क्या देखा उन्होंने? उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पर, ठीक है ना? इलेक्ट्रोडों पर मुक्त जो पदार्थ होंगी, उनकी मात्रा भिन्न-भिन्न होगी। उनकी मात्रा क्या होगी इसमें? भिन्न-भिन्न होगी। मात्राएँ क्या होंगी इनमें? भिन्न-भिन्न होंगे, अलग-अलग होंगी इसमें मात्राएँ, ठीक है ना? और वो मात्राएँ क्या होंगी? उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होंगी। जो वहाँ पर मात्राएँ होंगी, वो कैसे होंगी? उनके तुल्यांक भारों के समानुपाती होंगी। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने होंगे। हमने क्या देखा? दूसरे नियम में उसने कहा कि उसने विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया, अलग-अलग विद्युत अपघट्य पदार्थ लिए, समान विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है ना? और उसके साथ-साथ क्या करा है? समान समय तक प्रवाहित की। समान विद्युत धारा को समान समय तक प्रवाहित किया, ठीक है ना? और जो इलेक्ट्रोड है बेटे इन पर, जो इलेक्ट्रोड है, ये जो इलेक्ट्रोड है, ये क्या कहता है कि इन इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ हैं, जो मुक्त हुआ इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए भिन्न-भिन्न पदार्थों की मात्राएं, जो यहाँ पर मुक्त हुए भिन्न-भिन्न पदार्थों की जो मात्राएं होंगी, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, यहाँ पर अलग होगा, वो किसके बराबर होना है? उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। उसके जो तुल्यांकी भार होंगे उनके समानुपाती। ये तो परिभाषा हो गई। और इस परिभाषा को हम संकलित रूप में ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, ये कहता है कि विभिन्न वैद्युत अपघट्य, देखो, विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में, ये विभिन्न वैद्युत अपघट्य बेटा, देखो AgNO3 अलग है, कॉपर सल्फेट अलग है और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड अलग है। ये क्या है? ये लाइन है विभिन्न वैद्युत अपघट्यों के विलयनों में। ये विभिन्न क्या है? विभिन्न प्रकार के क्या हमारे पास वैद्युत अपघट्य के विलयन है। समान विद्युत धारा, देखो कैसे है? समान विद्युत धारा समान समय तक प्रवाहित करने पर, समान समय तक हमने क्या की? प्रवाहित की। इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुए भिन्न भिन्न पदार्थों की मात्राएं, जो भिन्न भिन्न पदार्थों की जो मात्राएं हैं, ठीक है ना, उनके तुल्यांकी भारों के समानुपाती होगा। उनके जो तुल्यांकी भार होंगे उनके समानुपाती होगा। जितना इनका तुल्यांकी भार होगा उसके समानुपाती होगा, ठीक है ना? इसे हम क्या कहते हैं? फैराडे का वैद्युत अपघटन का द्वितीय नियम कहते हैं। ये है बेटा इसका द्वितीय नियम। डेफिनेशन के रूप में हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है ना? अब इसमें हमने पहला जो नियम पढ़ा था, वो क्या पढ़ा था? कि फैराडे का जो प्रथम नियम था वो क्या कहा था? कि जो मात्राएं जमा होती हैं, मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड पर जो मात्राएं जमा होंगी, वो हमेशा उसके आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है ना? फिर हमने इसको अलग तोड़ा था। क्या किया था? कि जो W इज इक्वल टू क्या है? यहाँ पर Z आएगा और Q आएगा। Q इज इक्वल टू हमने क्या कहा था? Q इज इक्वल टू I इंटू टी था। I था समय और कितने समय तक, सॉरी, आई था एम्पियर धारा, कितनी एम्पियर धारा कितने समय तक प्रवाहित होगी। तो इसको इन्होंने किया था ZIT। क्या कहा था इसको? ZIT। ZIT, है ना? इस प्रकार से ये प्रथम नियम है। तो W इज इक्वल टू क्या था? ZIT। लेकिन इसी नियम के अनुसार यदि हम देखें, ये कहता है कि जो यहाँ पर इन्होंने कहा, क्या कहा? कि जो पदार्थ जमा होगा, जैसे WN, यहाँ पर हम इसको W1 मान लो, है ना? दूसरे वाले को क्या मानेंगे?
एक W2 हो जाएगा, है ना, एक W1 होगा और एक W2 होगा। तो ये किसके समानुपाती होंगे? उसके तुल्यांक भारों के समानुपाती, ये दूसरे नियम के अनुसार है। तो यहां पर क्या आएगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2 हो जाएगा। ये तुल्यांक भारों के समानुपाती होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आ जाता है, ये फॉर्मूला बन जाता है। फिर इसको, इसकी जो वैल्यू है, इसकी वैल्यू को यदि हम रखें, इसकी वैल्यू को देखो, W का मान क्या होगा, W1 यदि हम देखेंगे Z1 IT, देखो W बराबर क्या है, ZIT था ना, तो इसको Z1 IT हम लिख सकते हैं, Z1 IT लिख सकते हैं। और यहाँ पे भी क्या होगा, Z2 IT हो जाएगा। ये IT से IT कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये जो हमारे पास वैल्यू आएगी, ये क्या आएगी, यहाँ पर आएगी Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ठीक है ना। ये है बेटा फैराडे का दूसरा नियम। ये विद्युत धारा के द्वारा प्रभावित होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है दोनों। अब इसके बाद हम थोड़ी सी और आगे चलते हैं। जो वैद्युत अपघट्य है, जो वैद्युत अपघटन है, उससे कुछ प्रोडक्ट बनते होंगे। आखिरकार हम इस वैद्युत अपघटन को पढ़ क्यों रहे हैं, ये तो जानना चाहेंगे हम, है ना। इसकी पढ़ने की जरूरत क्यों पड़ी होगी? तो यहाँ पर जो पढ़ने की जरूरत पड़ी बेटा, वो किस प्रकार से पड़ी? देखो यहाँ पर इसके उत्पाद कैसे बनते होंगे, जिसके प्रोडक्ट है, इसके जो प्रोडक्ट है, इससे क्या चीजें बनती होंगी वैद्युत अपघटन से, है ना। तो वैद्युत अपघटन की प्रक्रिया को यदि हम समझें तो किस प्रकार से आएगी, देख लो। सभी बच्चों को मेरी आवाज तो आ रही है ना? किसी को समस्या तो नहीं बेटा? प्राची बेटा आवाज आ रही? यस सर। ठीक। और कोई बच्चा बता दो एक दो। अंशिका आवाज आ रही बेटा? सुजल? यस सर। ठीक है बेटा, है ना। अब देखो इससे क्या क्या प्रोडक्ट बनते होंगे, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब इसका एक प्रकार से हम इसको देखेंगे कि इसके बाद जो हम फैराडे के नियम पढ़ रहे हैं या वैद्युत अपघटन को पढ़ रहे हैं, तो इससे क्या फायदे हो सकते हैं। तो देखो बेटा, जो विद्युत अपघटन है, ये कहता है कि वैद्युत अपघटन के जो उत्पाद है, उत्पाद का मतलब यहाँ पर प्रोडक्ट से मतलब, है ना, जो प्रोडक्ट से है, तो ये कहता है कि जो वैद्युत अपघटन के जो प्रोडक्ट है, उत्पाद है, अपघटित होने पर क्या करते हैं, पदार्थ की अवस्था तथा प्रयुक्त इलेक्ट्रोडों की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये दो चीजों पर निर्भर करेंगे। एक तो क्या करेंगे, पदार्थ की जो अवस्था है ना, कि वो लिक्विड है, सॉलिड है या गैसेस फॉर्म में है। तो जो विद्युत अपघटन के उत्पाद होंगे, अपघटित होने के बाद होने वाले पदार्थ की अवस्था पर और उसमें जो प्रयुक्त इलेक्ट्रोड है, उन पर निर्भर करते हैं। और किस प्रकार से निर्भर करते हैं, देखो पहले हम जानते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, जो निष्क्रिय इलेक्ट्रोड होते हैं बेटा, जैसे प्लेटिनम हो गया, प्लेटिनम क्या है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है। दूसरा एयू है, गोल्ड, सोना, सोने का जो यदि हम इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो वो भी क्या होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ये क्या करते हैं, आदि जो है अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये ध्यान रखना। जैसे हम इस पे इलेक्ट्रोड लगाए ना, और हमने क्या किया, एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड लगा दिया, तो वो भी क्या नहीं करेगा, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा, ठीक है ना। दूसरा यदि हम क्या लेते हैं, गोल्ड का इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो वो अभिक्रिया में भाग नहीं देंगे, ठीक है ना। ये दोनों नहीं लेते हैं। कौन कौन नहीं लेते भाग, न तो कौन लेता है, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेता है, न तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेगा और ना ही गोल्ड का इलेक्ट्रोड लेगा। ये निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है। तो यहां पर एक ध्यान रखना, एक शब्द यहां पर क्या है, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, जैसे प्लेटिनम है, गोल्ड है, आदि अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, केवल इलेक्ट्रोड के स्रोत का कार्य करते हैं, केवल स्रोत का काम करेंगे, है ना। यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जैसे माना हमने एयू का इलेक्ट्रोड बनाया, तो केवल स्रोत का काम करेगा, अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा। जैसे हम जिंक का देख रहे थे, तो जिंक क्या हो रहा था, डिसअपियर हो रहा था, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखें बेटा,
और दूसरा होता है सक्रिय इलेक्ट्रोड। और सक्रिय इलेक्ट्रोड क्या करते हैं? ये अभिक्रिया में भाग लेते हैं। निष्क्रिय इलेक्ट्रोड अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, और जो सक्रिय इलेक्ट्रोड होंगे वो अभिक्रिया में भाग लेंगे। ठीक है ना? सक्रिय इलेक्ट्रोड और बहुत सारे हमारे पास, कॉपर हो सकता है, जिंक हो सकता है, बहुत सारे हैं। लेकिन निष्क्रिय इलेक्ट्रोड कौन से हैं? प्लेटिनम और Pu। ये अभिक्रिया में भाग नहीं देते हैं। तो ये कह रहा है कि जो विद्युत अपघटन की जो प्रक्रिया है, उसमें जो अपघटित होने वाले पदार्थ हैं, वो पदार्थ की अवस्था और उसमें प्रयुक्त इलेक्ट्रोड की प्रकृति पर निर्भर करते हैं। दो चीजों पर निर्भर करेंगे वो। ठीक है ना? एक इलेक्ट्रोड की प्रकृति कैसी है, निष्क्रिय है या सक्रिय है। ठीक है ना? पदार्थ कैसा है, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैसेस फॉर्म में है। तो इस पर निर्भर करेंगे। ठीक है? इसलिए क्या माना गया, दोनों परिस्थितियों में जो उत्पाद क्या होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। यदि हम सक्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो अलग उत्पाद प्राप्त होंगे, और निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लेंगे तो उत्पाद अलग प्राप्त होंगे। ठीक है ना? क्या होंगे? प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार के होंगे। क्लियर? इतनी बात तो क्लियर होगी बेटा, कि इसमें प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार के होंगे। ठीक हो गया? उसके बाद देखो बेटे, आगे चलते हैं इसमें। अब हमारे पास एक इलेक्ट्रोड लेते हैं, उदाहरण के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने NaCl को पढ़ा बेटा, सबने पढ़ा NaCl को। हमने पढ़ लिया था ना पहले कि NaCl जब हम वैद्युत अपघटनी सेल में बना रहे थे, यहाँ पर हमने वैद्युत अपघटनी सेल लिया था, उस दौरान हमने क्या किया था, इलेक्ट्रोड लिए थे। एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिया था और एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे लिया था, और इसमें हमने क्या किया था, NaCl को घोला था, है ना? तो पहले हमने क्या पढ़ा, पहले हमने कहा कि इसकी केवल Na पॉजिटिव बनाता है और Cl नेगेटिव बनाता है। जो यहाँ पर एनोड है, एनोड पे कौन सा चार्ज था बेटा, जल्दी बताओ। एनोड, प्लस एनोड पर प्लस चार्ज। अब वैद्युत प्लस अपघटनी हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। वैद्युत अपघटनी सेल में इसमें प्लस होता है, और यहाँ पर क्या है, माइनस। तो प्लस यहाँ कौन जाता था, क्लोरीन जाएगा। यहाँ कौन जाएगा, Na पॉजिटिव। ये हमने पढ़ा है, जो हमने इससे पहले में पढ़ा। लेकिन अब देखो कैसे, देखो इसमें क्या कंडीशन आएगी। ये कह रहे हैं कि कैथोड पर Na पॉजिटिव और एनोड पर Cl2 प्राप्त होती है। जब हम इसको गलित वाले वैद्युत अपघटन करते हैं तो इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि पदार्थ देखो, क्योंकि क्या है, पदार्थ की इस अवस्था में केवल एक धनायन और कैथोड पर, और एक ऋणायन क्या होगा, एनोड पर जमा हो जाते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था, है ना? यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पर कौन जाएगा, देखो एनोड पर कौन जा रहा है, क्लोरीन जा रहा है। ये क्लोरीन यहाँ जमा हो रहा है, Cl2 के रूप में निकल रहा है ना? यहाँ क्या हो रहा है, सोडियम जमा हो रहा है। ये हमने पहले पढ़ा था। ठीक है ना? लेकिन अब देखो इसमें दूसरा, वो तो था गलित वाला, ठीक है ना? अब इस समय हम क्या कर रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और प्लेटिनम इलेक्ट्रोड में हम कह रहे हैं कि यदि NaCl, देखो बेटा सेम कंडीशन है, यहां पर हम एक इलेक्ट्रोड बना देते हैं, है ना? और यहां पर हम क्या करेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेंगे। ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड है, थोड़ा ध्यान से समझना इसको, है ना? यहां पर क्या लेंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। ये किसके बने हुए हैं, प्लेटिनम। ये प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड बने। इनको क्या करेंगे, यहां पर हम जोड़ देंगे ऐसे कर, जहां पर धनावेश वाला जुड़ेगा वो होगा एनोड। ये एनोड हो जाएगा। ठीक है ना? यहाँ धनावेशित, जो यहाँ वाला होगा वो कैथोड हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ यदि देखो, यदि NaCl के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत अपघटन किया जाता है, तो भिन्न भिन्न उत्पाद प्राप्त होते हैं। अलग अलग प्रकार के हमारे पास क्या आएंगे, उत्पाद प्राप्त होंगे, अलग अलग प्रकार के। कैसे होंगे बेटा, देखो मुख्य उत्पाद क्या होंगे, NaOH। जो प्रोडक्ट बनेंगे इसके बाद बनेंगे, NaOH बनेगा। जबकि पहले वाले में बना नहीं बना, वहां क्या बना था, Na सॉलिड बना था और Cl2 निकला। यहाँ क्या बनेगा, NaOH बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्लोरीन बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। पहले तो हाइड्रोजन बना ही नहीं था। जब हमने इससे पहले देखा तो केवल हाइड्रोजन नहीं बना था, NaOH भी नहीं बना था। वहां पर क्या हुआ था, केवल Na पॉजिटिव सॉलिड के रूप में बना था और Cl क्लोरीन गैस के रूप में निकला।
ठीक है ना। लेकिन इस समय हम क्या ले रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कैसा इलेक्ट्रोड है बेटा, कैसा इलेक्ट्रोड है, सक्रिय इलेक्ट्रोड है निष्क्रिय इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय याद रखना, निष्क्रिय बिल्कुल वेरी गुड, ये निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है ना। तो अब इसमें देखो, इसमें क्या क्या चीजें बन रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन, हाइड्रोजन, 3 प्रकार की चीजें बन रही है ना। कैसे बनेगा, देखो, क्योंकि जो NaCl है, यदि हम NaCl के जलीय विलयन लेते हैं, जलीय विलयन बनाते हैं, में क्या होगा, Na पॉजिटिव, एक तो Na पॉजिटिव बनेगा, दूसरा क्या होगा, Cl नेगेटिव बनेगा, तीसरा क्या होगा, H पॉजिटिव बनेगा, चौथा क्या बनेगा, OH नेगेटिव बनेगा, जब हम NaCl का जलीय विलयन लेंगे। और पांचवा क्या होगा, H2O भी होगा, इसमें जल भी होगा। पहले वाले में क्या था, Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था, ठीक है ना, H पॉजिटिव था बेटा और Cl नेगेटिव था, ठीक है ना। लेकिन इसमें देखो कितनी सारी चीजें हो गई, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, ठीक है ना, और Cl नेगेटिव के साथ क्या है, H पॉजिटिव, OH नेगेटिव, H2, कितने सारे प्रोडक्ट बन गए, है ना। इस प्रकार के विलयन में इतनी सारी चीजें, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे हम इसमें विद्युत धारा, देखो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, जैसे हमने क्या किया इसमें, यहां हमने एक प्लग लगा रखा था, हमने क्या किया, इस प्लग को ऑन किया, तो जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई, तो क्या हुआ, क्या क्या हुआ, देखो जो Na पॉजिटिव था एक, दूसरा H पॉजिटिव है ना, ये कहां गए, ये कैथोड की तरफ चले, क्योंकि ये कहां जाएंगे, अपोजिट विपरीत आवेश की तरफ जाएंगे। कौन कौन जाएगा, Na पॉजिटिव और साथ साथ में H पॉजिटिव, ये दोनों कहां जा रहे हैं बेटा, किस तरफ जा रहे हैं, कैथोड की तरफ। उसके बाद दूसरा देखो इसमें, ये तो किस तरफ गए, देखो Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव कैथोड की ओर चलते हैं, परंतु जो क्या होगा, कैथोड पर Na पॉजिटिव की अपेक्षा H पॉजिटिव का अपचयन होगा। अब ऐसा क्यों हुआ, दोनों यहां आ गए, चलो इसको ऐसा समझते हैं, दोनों कहां पहुंच गए, Na पॉजिटिव यहां आ गया और H पॉजिटिव भी यहां आ गया, इन दोनों में किसका अपचयन होगा, हमें सब प्रश्न इस प्रकार से पूछते हैं कि किसका अपचयन होना है, ये दोनों यहां आ गए लेकिन अपचयन कौन किसका होना है, तो इसके लिए हमें फिर पुनः याद करना पड़ेगा विद्युत रासायनिक श्रेणी को। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सबसे पहले पॉइंट किसका अपचयन होता है बेटा, वहां पर किसका अपचयन कहते थे, किसका अपचयन होना चाहता होता है, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होता है। अपचयन किसका होगा, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा। अब यहां दोनों का मानक अपचयन विभव देखते हैं, देखो क्योंकि यहां पर क्या होगा, क्योंकि जिसमें मानक अपचयन विभव, देखो ई रिडक्शन का मान अधिक होता है, उसका अपचयन को वरीयता प्राप्त होती है, उसी का अपचयन होता है। मतलब इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि इन दोनों में, सोडियम में और हाइड्रोजन में उसी का अपचयन होगा, क्योंकि यहां पर अपचयन होना है। कैथोड पर क्या होता है, जल्दी बताओ, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन बिल्कुल, कैथोड पर होता है अपचयन, जिसको हम रिडक्शन बोलते हैं। और ये दोनों यहां आ गए, अपचयन, अपचयन, ठीक है ना, ये दोनों यहां आ गए, सोडियम भी आया और हाइड्रोजन भी आ गया, इन दोनों में से किसका अपचयन होना है, जिस, इन दोनों में हमें चेक करेंगे जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा, उसी का अपचयन होना है। इन दोनों में से इस दोनों का नहीं होगा अपचयन, केवल किसका होगा, जो इसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा। और इधर की तरफ कौन गया, कैथोड की तरफ कौन गया, एनोड की तरफ सॉरी, OH, Cl, यहां पर क्या होना है, एनोड पर क्या होना बेटा, बताओ एनोड पर क्या होता है, यहाँ तो अपचयन होता है, तो यहाँ क्या होगा, अपचयन यहाँ पर होगा अपचयन उपचयन, ध्यान रखना, एनोड पर होगा उपचयन, कैथोड पर होगा अपचयन। तो अपचयन के लिए तो सिंपल है, यहाँ पर दो जाएंगे, कौन कौन जाएगा, एक जाएगा
OH नेगेटिव, दूसरा जाएगा Cl नेगेटिव। इन दोनों में किसका उपचयन होना है, अब वो भी जानना है ना। तो पहले इसको देख रहे हैं, यहाँ पर तो क्लियर हो गया ना कि जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा उसका अपचयन होना है। तो देखो यहाँ पर हम दोनों का मानक अपचयन विभव देखते हैं। इसका देखो सोडियम का मानक अपचयन विभव क्या है बेटा, ये है -2.71, माइनस में है, और हाइड्रोजन का है 0.0 वोल्ट, ये तो हमें पता है। किसका मानक अपचयन विभव ज्यादा है, इन दोनों में बताओ किसका है, कौन बताएगा। इन दोनों में मानक अपचयन विभव किसका ज्यादा है बेटा। हाइड्रोजन। हाँ वेरी गुड, पहचान गए आप लोग, है ना, ये बहुत अच्छी बात है। यह हाइड्रोजन का है। क्यों है हाइड्रोजन का, क्योंकि ये प्लस में वैल्यू है, ये तो माइनस में वैल्यू है, ये मानक अपचयन विभव कम है। तो यहाँ पर किसका अपचयन होना है, किसका अपचयन होना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, सिंपल है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होना है, हाइड्रोजन का अपचयन होना है। इन दोनों जाएंगे तो दोनों, लेकिन अपचयन किसका होना है, हाइड्रोजन का होना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है ना, तो इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ पर देखो विलयन में H प्लस आयन H2O प्राप्त होता है, H प्लस आयन H2O से प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होगा, जो H प्लस आयन है ये H2O से प्राप्त होता है। तो इसलिए क्या होगा, H2O को इस प्रकार से अभिक्रिया आ जाएगी। कैसे, क्योंकि H प्लस आयन कहाँ से मिलेगा हमें, H2O से, ये H प्लस और साथ साथ में OH नेगेटिव के रूप में। ठीक है ना, तो कैथोड पर जो शुद्ध अभिक्रिया होगी वो इस प्रकार से क्या होगा, H2O इलेक्ट्रॉन लेगा, ये क्या बनाएगा, हाफ H2 और OH नेगेटिव। ठीक है, ये हुई कैथोड पर, ये कैथोड की अभिक्रिया है। अब चलते हैं एनोड पर, एनोड की बारी आगे सुन, है ना। एनोड पर क्या हुआ, यहां पर देखोगे तो इस एनोड पर गया कौन कौन गए, एनोड पर यदि देखोगे तो कौन गया था बेटा, ये एनोड है, एनोड पर है हमेशा धनावेश है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, ये क्योंकि हमारे धनावेश धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा हुआ रहता है, प्लग लगा दो इस प्रकार। यहाँ कौन कौन गया देखो, एक तो गया Cl, ठीक है ना, दूसरा गया OH, यही तो थे उसमें, देखो ना यही तो थे उसमें, देखो यदि हम पहले वाले में देखेंगे, देखो एक तो गया OH, एक गया Cl, ये दोनों गया। ठीक है ना, अब OH कहाँ से प्राप्त हुआ, देखो OH हमारे जल से प्राप्त हुआ, इसलिए मानक अपचयन विभव देखो। अब यहां पर उल्टा है, क्योंकि यहाँ क्या होना है, इस वाले में क्या होना बेटा, यहाँ पर होना है उपचयन, और उपचयन किसका होगा, उपचयन उसका होगा जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा, मानक अपचयन विभव जिसका कम होगा उसका उपचयन होना है। तो यहां पर देखो इन दोनों में किसका उपचयन होगा, इसका मानक अपचयन विभव इतना है और इसका इतना है, किसका कम है, किसका है बेटा, हाँ ये देखो भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखोगे तो H2O को इस प्रकार से आ जाएगा, एनोड पर ई नोड वाले अभिक्रिया वरीयता मिलेगी, इसलिए H2O का ऑक्सीकरण होगा। ठीक है ना, परंतु ऑक्सीजन क्या है, देखो ओवर वोल्टेज के कारण क्लोराइड आयन को वरीयता मिलती है। यहाँ एक और चीज है, परंतु क्या कह रहा है कि O जो O2 के आधिक्य, ये देखो अधिविभव ओवर वोल्टेज के कारण क्या होगा, क्लोराइड आयन के ऑक्सीकरण को वरीयता मिलती है। ये लाइन अलग, होना तो किसका सही था, H2O, लेकिन यहाँ पर ओवर वोल्टेज के कारण किसको मिल रही वरीयता, क्लोराइड आयन को, इसलिए क्या होगा यहाँ पर क्लोराइड आयन का अभिक्रिया होगी। ये लाइन याद रखते हैं, हमने सारी चीजें नियम पढ़े, लेकिन उसने कह दिया कि जो ऑक्सीजन के ओवर वोल्टेज के कारण क्या हुआ, क्लोरीन को ऑक्सीकरण की वरीयता मिलेगी, क्लोरीन का होगा यहाँ पर ऑक्सीजन, होना किसका चाहिए था, H2O का, जो पहले नियम हमने पढ़ा, लेकिन इसके कारण हुआ, इस ऑक्सीजन के कारण। ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ। क्लियर हो गया। अब जो अभिक्रिया संपूर्ण अभिक्रिया देखेंगे तो देखो ऊपर वाले में हम इसको देखेंगे NaCl इस प्रकार से बनेगा, कैथोड पर यह अभिक्रिया होगी, कैथोड पर तो यह अभिक्रिया हुई H2O वाली, और इसमें
ये अभिक्रिया हुई और इन दोनों को मिला करके ये अभिक्रिया हो जाएगी। देखो NaCl H2O के साथ अभिक्रिया, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव हाफ H2 और Cl2 ये बनेगा। तो ये कहानी थी किसकी, जो उसका प्रोडक्ट बनने वाला। दूसरे वाले को देखते हैं। अब कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं। प्लेटिनम हमने इलेक्ट्रोड लिया, NaCl का विलयन को हटा दिया। अब लेते हैं किसका, कॉपर सल्फेट। यहां पर भी क्या करेंगे, यहां पर भी इलेक्ट्रोड लेंगे। कौन सा वाले इलेक्ट्रोड लेने बेटा, हमने लेने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड कैसे इलेक्ट्रोड है, कैसे इलेक्ट्रोड है बेटा प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, निष्क्रिय। बिल्कुल याद रखना, बार बार इसलिए पूछ रहा हूँ। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड निष्क्रिय इलेक्ट्रोड है, वो क्रिया नहीं करते हैं, है ना। अब हमने क्या किया यहाँ पर, इन जो लिया, हमेशा जो दाहिनी तरफ बनाएंगे यहाँ पर ऐसे टर्मिनल को जोड़ देंगे, इसमें प्लग ले लिया मैंने और इस टाइप से, ये प्लेटिनम है, ये भी प्लेटिनम का है, ठीक है। ये यहाँ पर एनोड है, एनोड पर कौन सा आवेश है, वैद्युत अपघट्य सेल में कौन सा आवेश है, पॉजिटिव, है ना। अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर जलीय कॉपर सल्फेट का अपघटन। अब प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हम क्या करेंगे, जलीय। इसमें दो चीजें बेटा, पहले हम देखेंगे जल में आयनन करेंगे कॉपर सल्फेट का। तो इसका आयनन कैसे होगा, कॉपर सल्फेट जो टूटता है CuSO4, ये Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव के रूप में टूटेगा, ऐसा टूटेगा। ये बनाएगा Cu2 पॉजिटिव चार्ज बनाएगा और साथ साथ में SO4 और 2 नेगेटिव चार्ज बनाएगा, ऐसा बनाएगा बेटा। जो कॉपर सल्फेट होगा वो इस प्रकार से बनाएगा। कॉपर सल्फेट का रंग कैसे होता है बेटा, कोई किसी को याद है, कॉपर सल्फेट का रंग कैसे होता है, प्रैक्टिकल लैब में बताया था मैंने तुम्हें कॉपर सल्फेट, बताओ जल्दी से, 12th वाले बताओ बेटा। कॉपर सल्फेट जिसमें हमने एक छड़ भी डाली थी, आयरन की छड़ जाती, बताओ। सर नीला। बिल्कुल, वेरी गुड, नीला रंग होता है ना, नीला रंग का होता है कॉपर सल्फेट, तो ये नीले रंग का होगा, है ना। तो इसको ये टूटेगा कैसे बेटा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव, है ना। ये टूटता है किसमें, और साथ साथ में इसमें पानी भी तो है, पानी भी तो है। तो पानी क्या टूटेगा, ये टूटेगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, इस प्रकार से टूटेगा। जब हम इसका क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन करवाएंगे। जैसे हमने बिजली डाली तो इसमें क्या हुआ, ये जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था ना, इसने Cu2 पॉजिटिव दिया और साथ साथ में SO4 नेगेटिव बनाया, 2 नेगेटिव, और यहाँ पर क्या बना, H पॉजिटिव बना, OH नेगेटिव बना, ये बन गया इस विलयन में। जैसे हमने क्या किया, विद्युत धारा प्रवाहित की, ठीक है ना। अब विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हुआ, इसमें फिर कंडीशन क्या हुई, यहां पर ध्यान रखो बेटा। ये कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर कौन जाएगा, एक तो जाएगा कॉपर 2 पॉजिटिव, ये जाएगा यहाँ, ठीक है ना। दूसरा कौन जाएगा, H पॉजिटिव जाएगा। अब इन दोनों में यहां कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है बेटा, कौन सी क्रिया होती है, अपचयन। अपचयन। यहाँ पर होता है अपचयन, याद रखो। कैथोड पर हमेशा अपचयन होता है, चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो चाहे वैद्युत अपघट्य सेल हो, यहाँ पर होता है उपचयन, ठीक है। यहाँ अपचयन होना, किसका होना है, या तो कॉपर 2 पॉजिटिव का होगा या H पॉजिटिव का होगा। तो इनमें अपचयन किसका होगा, जिसका मानक अपचयन विभव, बोलो आगे, जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा हुआ। बिल्कुल, वेरी गुड, है ना। देखो बेटे, इन दोनों में से किसका अपचयन होना है, जिसका मानक अपचयन विभव अधिक होगा उसका अपचयन होना है। तो देखो इसका मानक अपचयन विभव देखोगे तो कॉपर का होता है 0.34 वोल्ट प्लस में, और हाइड्रोजन का होता है 0। तो कौन ज्यादा है, कौन है बेटा ज्यादा, यहाँ ये है ना 0.334 वोल्ट है और यहाँ 0 है, इसमें माइनस नहीं है आपके प्लस है,
माइनस होता तो इस हाइड्रोजन से कम हो जाए, है ना। इसका मतलब कॉपर ज्यादा है, ठीक है ना। तो यहाँ कॉपर का अपचयन होना है, ये ध्यान रखना। किसका अपचयन होना है? कॉपर का। तो यहाँ देखो बेटा क्या कह रहा है कि कॉपर, देखो कॉपर का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव अधिक होने के कारण अपचयन Cu2 पॉजिटिव का अपचयन होता है ना। तो यहाँ देखो इसका अपचयन होगा, इसमें दोनों आएंगे, दोनों ये हाइड्रोजन भी आएगा, लेकिन अपचयन किसका होना है? इसका। ये क्या करेगा? ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर बनाएगा। यहाँ कॉपर जमा हो रहा है, कॉपर जमा होने लगे, ठीक है। दूसरे वाले में देखो एनोड पर क्या हुआ। एनोड पर कौन कौन से जाएंगे? पहले एनोड पर देखते कौन कौन जाएगा। एक जाएगा SO4, ये जाएगा। दूसरा OH भी जाएगा, ये दोनों जाएंगे। ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों जाएंगे बेटा यहाँ, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ जाएंगे? एनोड पर जाएंगे। और जब ये एनोड पर जाएंगे, एनोड पर क्या होगा? देखो H2O जो है, पहले H2O टूटेगा, देखो H2O टूटेगा तो ये H प्लस, ये H पॉजिटिव के रूप में रहा, और O2 और 4 इलेक्ट्रॉन्स हुए, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? फिर क्या हुआ? दूसरा वाला देखो, दूसरा सल्फेट आयन, ये H प्लस आयन तभी तो निकलेंगे, है ना। ये OH आयन जो है इसी से निकलता है, H2O से, ठीक है ना। दूसरा देखो सल्फेट आयन, ये दोनों गए। अब इसमें देखो मानक अपचयन विभव इसका इतना है और इसका इतना है। यहां पर जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा, और आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही? अच्छा, आवाज नहीं। और बच्चों को आ रही बेटा आवाज? यस सर। यस सर, इधर तो आ रही है सर हमको। ठीक है बेटा, तुम एक बार लेफ्ट करके ना उस बच्चे को बोलो, कौन है, सिमरन के नाम से है ना। तुम एक बार लेफ्ट करो फिर ज्वाइन करना बेटा, एक बार क्लास छोड़कर फिर ज्वाइन करो। हो सकता है नेटवर्क इशू हो क्या, है ना। चलो कोई बात सर नहीं। देखो, हमें देखो बेटा, क्लियर आवाज है। ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब मेरा नेटवर्क ठीक है, उन्हें क्या प्रॉब्लम है ना। चलो ये देखो बेटा, यहां से ये क्या है, यहां पर देखो, यहां पर जिसका मानक, कुछ अपवाद भी होता है इसमें, है ना। यहां पर पहले नियम समझ लो, नियम क्या कहता है? नियम कहता है कि जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा, मानक अपचयन विभव ये अपोजिट होता है। जिसका मानक अपचयन विभव ज्यादा होगा तो उसका अपचयन होगा, जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा उसका ऑक्सीकरण हो जाएगा। तो इनमें देखना किसका मानक अपचयन विभव कम है। ये ऊपर वाले का है, मानक अपचयन विभव किसका कम है? इस वाले का, ठीक है ना। देखो इसका कम है, जब इसका मानक अपचयन विभव कम है तो क्या होना चाहिए था? इसका ऑक्सीकरण होना चाहिए या उपचयन होना चाहिए? इसका होगा बेटा उपचयन, है ना। ये क्या कहता है? देखो यहां पर यदि हम एनोड को देखेंगे तो इसका उपचयन होगा, यहां पर उपचयन किसका होगा? इसका होगा। देखो इसलिए H2 का इस प्रकार से आगे ये वाली रिएक्शन होगी यहां पर, कहां पर? एनोड पर। कैथोड पर हो गई कौन सी? ये वाली अभिक्रिया, और एनोड पर ये होगी। अब ये दोनों मिलाकर के संपूर्ण अभिक्रिया इस प्रकार से होगी, Cu2 पॉजिटिव, H2O जुड़ेगा, Cu बनेगा, H2, इस प्रकार से। तो ये है बेटा किसका, जब हम क्या लेते हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। जब हम क्या लेते हैं? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं तो ऐसी कंडीशन आती है। ठीक, ये भी समझ में आ गया होगा। नहीं तो एक दो बार आप लोग वीडियो देख लेंगे तो आज समझ में आ जाएगा बेटा, है ना। मैं वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब थोड़ी और आगे चलते हैं, एक और, ये देखो पूरी रिएक्शन ये आ जाएगी। अब नेक्स्ट है, देखो अब हम कॉपर इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। अभी दोनों तो हमने प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिए, निष्क्रिय इलेक्ट्रोड लिए। अब कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ करवाते हैं, और कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ क्या करवा रहे हैं? कॉपर सल्फेट का अपघटन करवा रहे हैं। यहां पर कौन सा इलेक्ट्रोड लिया हमने? कॉपर का। ये भी बहुत अच्छा, इसको समझने के लिए हमने क्या किया, एक कब लेंगे इस प्रकार से, यहाँ पर कौन सा इलेक्ट्रोड है? ये है कॉपर का इलेक्ट्रोड। अभी तक प्लेटिनम ले रहे थे बेटा हम, ध्यान रखना।
अब हम किसका ले रहे हैं, कॉपर का इलेक्ट्रोड, इस प्रकार से बना रहे हैं, है ना ये। और यहाँ हमारे पास एनोड होगा, ये कैथोड होगा, ठीक है ना, और इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, ये याद रखना सभी को, है ना। अब इसमें होना क्या है, यहां हम देंगे एक कॉपर के, दोनों कॉपर के, है ना। अब यदि हम कॉपर सल्फेट, देखो यदि कहता है कि यदि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन, ठीक है ना, यदि हम इसका क्या करेंगे, वैद्युत अपघटन करेंगे, तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, जब हम इसका वैद्युत अपघटन करेंगे कॉपर सल्फेट का, तो क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए बेटा, इसका यदि हम वैद्युत अपघटन करेंगे तो क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर कॉपर है, कॉपर इलेक्ट्रोड लगाकर किया जाता है, तो कैथोड और एनोड पर निम्न अभिक्रियाएं होती हैं। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लिया और इसका हमने वैद्युत अपघटन किया, कॉपर इलेक्ट्रोड लगा किया जाता है, इसमें हम कॉपर इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, तो कैथोड और एनोड पर कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, ये देखो कैसे देखेंगे, यहाँ पर कॉपर सल्फेट जैसे हम इसमें डालेंगे तो यहाँ कॉपर सल्फेट क्या होगा, टूटेगा, कैसे, Cu2 पॉजिटिव टूटेगा, SO4 2 नेगेटिव, इस दो बन जाएंगे, ये तो बन ही गए, ठीक है ना। साथ साथ में क्या होगा, अब कैथोड पर क्या होना है, कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पे जाएगा, कौन जाएगा, धनावेशित, ये देखो कॉपर जाएगा, धनावेश कहाँ जाएगा, ऋणावेश की तरफ, है ना। तो कैथोड पर कौन गया, देखो कैथोड कैथोड पर गया Cu2 पॉजिटिव, और जैसे जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा इस कैथोड से और क्या बना देगा, कॉपर बना देगा, तो यहाँ कॉपर जमा हो जाएगा, यहाँ पर कॉपर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। इसने क्या किया, जो Cu2 पॉजिटिव था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए किससे, इस कैथोड से, और यहाँ क्या बन गया, Cu बन गया, कॉपर बन गया, ठीक है ना। ये सक्रिय वाला है बेटा, सक्रिय, है ना। दूसरा देखो, कैथोड पर क्या होगा, कॉपर धातु जमा होने लग जाएगी, ठीक है ना। अब एनोड पर देखो, यदि हम एनोड पर देखेंगे तो एनोड पर कौन जा रहा है, देखो एनोड पर कॉपर, ये कह रहा है एनोड पर कॉपर धातु का बना होता है, ये देखो ये एनोड किसका बना है, कॉपर धातु का बना है ना। ये फिर क्या करेगा, जो ये कॉपर धातु का बना हुआ है, ये देखो ये एनोड, ये क्या करेगा, ये ऑक्सीकृत होगा, ये होगा ऑक्सीकृत, ये क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीकृत हो जाएगा, और जैसे ही ऑक्सीकृत हो जाएगा तो क्या होना है, जैसे ही ऑक्सीकृत होगा, ऑक्सीकृत होकर के ठीक है ना, जैसे ही ऑक्सीकृत होगा बेटा, ठीक है ना, तो ऑक्सीकृत होने से क्या होगा, ये कॉपर को यहां से देखो, इसमें से क्या होगा, ऑक्सीकृत होकर के Cu2 पॉजिटिव आयन बनाएगी, ये जो रॉड थी, ये जो कॉपर का, ये कॉपर क्या होगा, ऑक्सीकृत होकर के ये बना देगा Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, और जो ये Cu2 पॉजिटिव है, फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, फिर कॉपर जमा हो रहा है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से कॉपर खत्म होता रहता है, ये धीरे धीरे क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, है ना। तो देखो कॉपर, जो कॉपर एनोड है से विलीन होने लग जाता है, ये खत्म हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और इधर इधर की तरफ ये जमा होता रहेगा। इसके लिए क्या होता है बेटा, देखो कि मान लीजिए हम क्या करते हैं कि जो खराब वाला कॉपर होता है ना, उसका एक एनोड बना लेते हैं फफोलेदार, देखो यहाँ पर कह रहा है ना, इस क्रम द्वारा जो अशुद्ध कॉपर होता है, फफोलेदार तांबा होता है, उसको शुद्धिकरण करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, अशुद्ध कॉपर एनोड बनाया जाता है, और फिर विद्युत धारा प्रवाहित करके ये धीरे धीरे यहाँ से खत्म होता चला जाएगा, ये Cu ऐसे लेगा, ये बना देगा Cu2 पॉजिटिव और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, कौन सा वाला, ये एनोड वाला, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, उपचयन होगा, है ना। और ये इस प्रकार से बनाएगा, जैसे ये Cu2 पॉजिटिव यहाँ आएगा, विलयन में आएगा, ये किस तरफ आएगा, ये आएगा फिर कैथोड की तरफ, ये फिर क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, Cu2 पॉजिटिव क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने से क्या बना देगा, ये बन जाएगा Cu, कॉपर बन जाएगा,
है ना? इस प्रकार से आ जाएंगे और धीरे ये क्या होता चला जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, इस प्रकार से ये बन जाता है हमारे पास। एक मिनट रुको, इस प्रकार से यहाँ शुद्ध रूप में कॉपर जमा होता रहेगा। तो कॉपर, खराब कॉपर से हम अच्छा कॉपर बना सकते हैं इस विधि द्वारा, वैद्युत अपघटन के द्वारा ये बना सकते हैं। ठीक है ना, ये बन जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया? इतनी बात समझ में आ गई? ये हो गया। तो इस टाइप से बेटा ये हमारे पास ये था इलेक्ट्रोड का उपयोग किस प्रकार से हमारे पास वैद्युत अपघटन। उसके बाद बैटरियां होती हैं, इन बैटरियों के बारे में मैं कल बताऊंगा आप लोग।